अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सोमवार के रोज सबसे बड़ी खबर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आनी थी, लेकिन वो नहीं आई और वहां पे इस वक्त अदालत अदालत खेला जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे इमरान खान साहब की जमानत के केस को लेकर, और दूसरी आज बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के तब्दील होते हुए बयानिए के ऊपर, और आज उनका बयानिया और उनकी जो वापसी की स्ट्रेटजी है वो कहां खड़ी है और उसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असरात होने हैं। पहले शुरू करते हैं इमरान खान साहब की। आज जो साइफर केस के अंदर जमानत है, वो केस लगा हुआ था। आपको याद होगा कि वीकेंड पे ये खबर ब्रेक हुई थी, हफ्ते वाले रोज, कि साइफर केस में चालान दाखिल कर दिया गया था, और वो चालान की खबर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर, उन्होंने दी, और उन्होंने चालान से मुतल्लिका कुछ बातें बताई थी, लेकिन अभी तक चालान की कॉपी किसी के पास मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब के वकला ने, जिनका ये हक है कि सबसे पहले चालान उनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, और उनकी लीगल टीम ने आज बाकायदा तौर पर उसकी कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी तक चालान सील है और किसी और सहाफ़ी के पास भी नहीं है, और हम भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर कि हमें वो जो दुनिया का ये सबसे बड़ा अजूबा, 8वां अजूबा तैयार किया गया है हमारे कंपनी की तरफ से, तो उस चालान को पढ़ सकें, ताकि हमारी जो आंखें और समझ हैं वो इस चीज़ से महजूज हो सकें कि वो जुर्म कौन सा है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बाहर से आई हुई धमकी को जुबान रद्द-ए-आम किया और अवाम तक पहुंचाया। तो उसमें क्या जुर्म हुआ है, क्या कहानी बनाई गई है, कौन कौन किसका क्या किरदार डाला गया है, अभी तक वो नहीं मिला है, और जैसे ही वो मिलेगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक तफसीली बात भी होगी। लेकिन उसी साइफर केस के अंदर जहां चालान दाखिल हो चुका है, उसमें आपको याद होगा पिछले काफी दिनों से, बल्कि मैं कहूंगा हफ्तों से, खान साहब की जो जमानत का मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लटका हुआ है, और ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर वो मामला लटक जाता है। कभी कोई चीज सामने आ जाती है, कभी एक मुद्दे पे फैसला महफूज हो जाता है, कभी दूसरे पे हो जाता है। और मैं समझता हूं कि वो जमानत को भी लेकर, जैसे मैंने प्रोडिक्शन शुरू में की थी कि इमरान खान साहब की जमानतों के मामलों को लटकाया जाएगा, और उसके लिए बेहतरीन एवेन्यू होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पहले लोअर कोर्ट में लटकाया जाएगा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर इसी तरह से काफी अरसे तक हमारे साथ अदालत अदालत खेला जाएगा, और भी वही हो रहा है। आज भी होना तो ये चाहिए था कि जमानत का मामला है, अदालत अपना उसके ऊपर फैसला सुनाए। अगर वो समझती है कि उनकी जमानत बनती है तो उनकी जमानत दी जाए और उनको बेल पे रिहा किया जाए, और नहीं समझती तो जमानत जो है वो फैसले को रिजेक्ट कर दे। तो उसके बाद खान साहब के जो वकला हैं उनके पास फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की ऑप्शन मौजूद होगी। लेकिन अभी तक ये जिसको पंजाबी में कहते हैं डक्का लगा के हाई कोर्ट में बिठाया हुआ है, ये असल में उसी अदालत 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 खेले जाने का वो एक है, जिसमें अभी हो ये रहा है कि वो बस जो अदालत में काम चल रहा है कि वो जो एक हॉकी को आपको याद होगा कमेंट्री के, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, अभी एग्जैक्टली अदालत में वही खेला जा रहा है। कभी एफआईए की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई दरखास्त आ जाती है तो अदालत कहती है कि जी हम पहले इनकी सुन लेते हैं। आज जहां पे जमानत के ऊपर बात होनी चाहिए थी, और खान साहब की लीगल टीम की भी ये प्रेफरेंस होती और शायद होगी भी, कि जमानत के मामले के ऊपर जो भी है आर्गुमेंट्स, इमीडिएट आर्गुमेंट्स तो हो चुके हैं, हफ्तों से केस चल रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो एफआईए का वर्जन आके जमानत के ऊपर फैसले की डिमांड होनी चाहिए थी। लेकिन आज फिर वही हुआ कि एफआईए की जानिब से दोबारा ये बाकायदा दरखास्त कर दी गई है कि ये जो समात है इस मामले की, उसको इन कैमरा किया जाए, क्योंकि इसमें बड़े कोई खुफिया मामलात हैं और हसास मामलात हैं। और ये भी कहा गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि इसमें जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। तो ये इसलिए फैसला, तो बजाय इसके कि अदालत वहां पे खड़े खड़े कोई फैसला सुना देती है, कुछ करती, तो अदालत ने भी अब इस बात के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है कि ये अब जमानत की जो समात है वो इन कैमरा होगी या इन पर्सन होगी, यानी कि वही अदालत अदालत खेलने का मामला इसमें कोर्ट अब वो महफूज हो गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त काफी सारे फैसले महफूज पड़े हुए हैं, ये फैसला भी महफूज हो गया है। अब इस महफूज फैसले पे कल फैसला सुनाया जाता है, परसों है, 10 दिन में है, 5 दिन में है, कुछ नहीं है। पहले ये फैसला सुनाया जाएगा तो उसके बाद फिर जमानत की कार्रवाई चलेगी, यानी कि अभी ये एक लंबी तारीख है। लेकिन इसके साथ साथ आज फिर चूंकि वो अदालत अदालत का खेल जारी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक दूसरे बेंच जिसकी सरबराही भी जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे और तारिक जहांगीरी हैं उनके साथ, उसमें जो इमरान खान साहब की बाकी 9 मुकदमात में जमानतें मनसूख हुई हुई थी, जिसमें 9 मई से मुतलका कुछ वाकयात थे, कुछ और दीगर केसेस थे,
और इसमें शायद साइफर का केस शामिल नहीं है, लेकिन उनकी अदम पैरवी की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं इमरान खान साहब जेर हिरासत थे और जब आपकी जमानत हुई होती है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि जब भी उस केस की दोबारा समाअत होती है तो आपने पेश होना होता है इन पर्सन, तो उससे आपकी जमानत की तौसीक होती है। चूंकि इमरान खान साहब जेर हिरासत थे, उनको उन केसों में अदालतों में पेश नहीं किया गया, लिहाजा उनकी जमानतें मनसूख कर दी गई, जो कि कानूनी और रवायती तौर पर बिल्कुल गलत था। खैर, वो उस मामले को भी आप समझिए कि ये भी अदालत अदालत खेलने का एक अमल था कि वो जमानतें पहले नीचे से मनसूख हो गई, भोंडे तरीके से आप हाई कोर्ट में आ गए, और हाई कोर्ट ने इवेंचुअली कुछ 1.5-2 महीने बाद आपको वो एक रिलीफ, नामी रिलीफ दे दी, जो रिलीफ नहीं है, अदालत अदालत खेलने के जारी अमल का एक हिस्सा है। तो वो आज उसको अब टीवी एंकर्स और चैनल्स ये भी चलाएंगे जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक और रिलीफ खान साहब को मिल गया। ये कोई रिलीफ नहीं है। पहली तो बात यह है कि जो मुकदमा जिसमें आप जेर हिरासत हैं, और उसी मुकदमे की अब कार्रवाई 4 अक्टूबर से भी शुरू होगी जी। दूसरी जानिब जो स्पेशल जज हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने 4 अक्टूबर को खान साहब को तलब भी कर लिया है और शाह महमूद कुरैशी को। अभी तक ये चीज जाहिर नहीं है कि ये अब जो 4 तारीख को कार्रवाई होनी है ये अदालत में होनी है जहां खान साहब को पेश किया जाएगा, ये अदालत अडयाला लगेगी, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है और वो फैसला भी हो सकता है 4 से पहले हो जाए, और अडयाला में ऑलरेडी सेटअप मौजूद है स्पेशल कोर्ट चलाने का, तो वहां पे भी ये मुकदमा हो सकता है। अब ये बड़े लोगों ने फैसला करना होगा कि खान साहब की जो एक दीदार है वो अवाम को होने देना है या नहीं, उसी पे होगा। लेकिन 2 दिन बाद साइफर का मुकदमा बाकायदा तौर पर शुरू होगा, जहां पे उनको फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और इसके साथ साथ जो ये बेल्स हुई हैं, ये भी एक समझिए कि एक इस हद तक रिलीफ जरूर है कि कल अगर लेट्स सपोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसकी मुझे उम्मीद नजर नहीं आती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर खान साहब को साइफर केस में बेल देती है और नैब वाले अलकादर ट्रस्ट वाले 190 मिलियन वाले केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती है, तो उस सूरत में इन बाकी मुकदमात की बेल मौजूद होगी, तो फिर रिहाई हो सकती है। लेकिन ये मैं इसको सिर्फ और सिर्फ वही डिस्ट्रैक्शन और इल्यूजन का ही हिस्सा समझता हूं, क्योंकि ये वही वाले खेल खेले जा रहे हैं जहां फाइल और बस्ता भारी किया जा रहा है, ताकि कल को अगर लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट इस तमाम मामले को उठा लेती है तो इतनी ज्यादा इसमें कानूनी गुंजलें हैं जो उनके सामने पेश की जाएंगी कि उनका सर भी चकरा के रह जाएगा। खैर, तो ये तो सूरत हाल थी और अपडेट थी जो खान साहब की इस वक्त लीगल मामला चल रहे हैं। इसमें मेरी एक गुजारिश होगी, उनकी जो लीगल टीम इस वक्त मुकदमात को देख रही है, कि मैं सोच रहा था, एक तो पहले हमने सुना था कि एक जो बड़ा भारी नाम है लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, हामिद खान साहब, वो शायद आ रहे थे और उन्होंने खान साहब से जेल में मुलाकात भी करनी थी, लेकिन वो फिर बात कहीं गोल हो गई और मेरी इतला के मुताबिक वो मुलाकात भी नहीं हुई। इसी तरह से अभी अदालत में जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, वहां पे भी हमें नजर आ रहा है कि पहले उनके वकील खोसा साहब भी थे और बाकी सीनियर वकला भी थे, वो अब नजर नहीं आते हैं, और वो इस मामले के ऊपर भी बड़ी तशवीश पाई जाती है कि इस वक्त असल में लीगल टीम और लीगल स्ट्रेटजी क्या है। मेरी जो पार्टी के कुछ लोग से जो लीडरशिप से बात भी हुई थी रिसेंटली, तो मेरा मशवरा उनसे यही था कि ये इस वक्त मामला इतना फैला हुआ है कि जितने ज्यादा सीनियर वकला आपके साथ हो सकें वो एक बेहतर कदम है। हामिद खान साहब जो हैं वो बहरकैफ एक सीनियर तरीन वकीलों में आते हैं और बार और जुडिशरी दोनों के अंदर उनकी काफी इज्जत पाई जाती है, तो उनका होना भी इसलिए बेहतर होगा कि जो इस वक्त ये जो अदालत अदालत खेला जा रहा है उसको किसी हद तक रोका जा सकता है ऐसे सीनियर वकला की मौजूदगी से। और दूसरा ये होता है कि कुछ मुकदमात हम ऐसे फाइल कर देते हैं जज्बात में आके, जिनसे मैं समझता हूं कि अदालत अदालत खेले जाने के अमल में मावनत हो जाती है। जैसे आज एक केस फाइल हुआ है कि खान साहब, खदशा है कि खान साहब की जान को खदशा है, उन्हें जेल में जहर दिया जा सकता है, खाने में कुछ मिलाया जा सकता है। ये खदशात बिल्कुल दुरुस्त होंगे और अपनी जगह बिल्कुल ये सबकी ही एक जो खान साहब से उनसियत और चाहत रखने वाले लोग हैं, ये चीजें उनसे हैं मुंसलिक। लेकिन इसके साथ साथ बात यह है कि अगर ये चीज होने भी जा रही है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कैसे रोक लेना है और क्या कर लेना है। इससे तो महज यही है कि हम वो खुद ही उस जाल में घिर रहे हैं जहां पे कोर्ट तो फिर कहेगी अच्छा चलो बाकी सारे मामले छोड़ते हैं, पहले इस मामले को उठा कर देख लेते हैं। तो नजर ऐसे आएगा कि अदालत में कुछ हो रहा है लेकिन उसका जमा तफरीक का फायदा कुछ नहीं होना। तो हमें ऐसी चीजों के ऊपर भी देखना होगा कि क्या ये लीगल स्ट्रेटेजी जो इस वक्त चल रही है ये कोई कोऑर्डिनेटेड है और इसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं है।
اور اپنی ایفرٹ کو گاہے دوسری جگہوں پہ نہ لگایا جائے. پروفیشنل وکلا کی انگیجمنٹ سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے، جس طرح سے یہ جو 9 کیسز جن میں ضمانت ہوئی ہے وہ بھی ایک پروفیشنل وکیل ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، اور کرمنل کے بڑے اچھے وکیل ہیں، اور انہی کے یہ جو کنسسٹنٹلی ان کی طرف سے کیسز کو پرسو کرنا تھا جو ان کو تفویض کیے گئے تھے، اس کے اندر ہی یہ عدالتی ریلیف ہے جس کو انہوں نے ایک عدالتی نظام کے تحت چلایا. تو بہرکیف دیکھتے ہیں ابھی کہ یہ جو محفوظ فیصلہ ہے کہ ان کیمرہ سماعت ہونی ہے ضمانت کی نہیں، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 4 اکتوبر کی ابھی تاریخ فکس کی گئی ہے خان صاحب کو پیش کرنے کی، کیا اس میں خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے نہیں، اور فرد جرم سے پہلے ظاہری بات ہے اگلے ایک آدھ دن میں ہمیں جو سائفر کا چلان ہے وہ بھی مل جائے گا، تو پھر اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی. اب آتے ہیں دوسری بڑی جو ڈسکشن پوائنٹ تھا آج کا، وہ ہے نواز شریف کا بدلتا ہوا بیانیہ. نواز شریف صاحب کا بیانیہ پہلے تھا ووٹ کو عزت دو، پھر ووٹ کو عزت دو کے بعد سے جب وہ دوبارہ پی ڈی ایم میں آئے تو وہ آرام سے جسے کہتے ہیں بیٹھ گئے چپ کر کے، اور پھر دوبارہ جب پاکستان جانے کی بات شروع ہوئی تو انہوں نے پھر سے ووٹ کو عزت دو اور جرنیلوں کے احتساب کا نعرہ ایک دفعہ پھر بلند کیا. یہ کوئی نواز شریف صاحب کی پہلے دفعہ نہیں تھی جس میں انہوں نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے. 90 کی دہائی سے یہ ایک جنگ جاری ہو چکی ہے نواز شریف اور فوج کے درمیان، جو بار بار ابھرتی ہے اور پھر ڈوب جاتی ہے، کیونکہ جب بھی وہ ابھرتے ہیں اور جب ان سے ریٹیلیشن آتا ہے تو وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو ایک گلہ بھی ہے عوام سے اور اپنے سپورٹر سے کہ جب بھی انہوں نے سول بالادستی کی بات کی اور جب بھی انہوں نے جرنیلوں کے احتساب کی بات کی تو عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. میرا یہ خیال ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی یہ نعرہ بلند کرتے ہیں تو عوام کا اس کے اوپر یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کا اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. اور پھر جو نواز شریف صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں اس میں بہت سارے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس کرتے ہیں، جن میں خواجہ آصف ہیں، سعد رفیق ہیں، رانا ثناء اللہ کو آپ لے لیجئے. یہ باقی وہ پرانے لوگ ہیں نون لیگ کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ کی جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ پریکٹیکل پالیٹکس جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ نواز شریف کو ہمیشہ کسی بھی اس قسم کی نظریاتی چیز سے دور رکھتے ہیں. اور جہاں اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے جو دیگر لوگ جو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں اور زیادہ تر ایکسائل میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، جن میں پرویز رشید صاحب آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی صاحب آتے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے کچھ نام ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پریکٹیکل سیاست میں اتنے کارآمد نہیں ہیں، لیکن وہ نظریاتی طور پر خان صاحب جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے کان میں سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا خیال تصور کیا جاتا ہے کہ بار بار یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی احتساب ہونا چاہیے فوج کا اور فوج کے افسران کا، خاص کر ان افسران کا جنہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش رکھی یا زیادتیاں کی. اس میں ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے پہلے جنرل مشرف کا بھی احتساب کرنے کی کوشش کی جب وہ 2013 میں اقتدار میں آئے، اور پھر 2017-18 تک جب وہ رہے وہ کوششیں بھی ناکام ہوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کوششوں کی وجہ سے ہی ان کے تعلقات میں بہت زیادہ خرابی اس وقت کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ ہوئی. اب نواز شریف صاحب نے پھر جب وہ ایگزائل میں گئے، پہلے تو بات یہ ہے کہ اب تو یہ چیز بالکل باور ہو چکی ہے، ایک نہیں 4 گواہیاں نون لیگ کے اندر سے آ چکی ہیں، اسٹیٹمنٹ کوروبریٹ ہو چکی ہے کہ جو نواز شریف صاحب باہر گئے تھے وہ پوری فوج کی جو ملی بھگت تھی، جو اس وقت کے سربراہ تھے جنرل باجوہ اور جو آئی ایس آئی کے چیئرمین ڈی جی تھے جنرل فیض، ان سب کی تعاون اور سمجھیے کہ رضامندی سے وہ باہر گئے تھے اور ان کو باہر جا کے بٹھا دیا گیا تھا. پھر جب وہ باہر جا کے بیٹھے، نہ جانے وہ کون سی باتیں طے کر کے گئے تھے، کیونکہ وہاں جا کے انہوں نے کچھ عرصے بعد فوج کے خلاف اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اور آر سی آئی کے چیف تھے ان کے خلاف انہوں نے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے اور بہت شدت کے ساتھ حملے کیے. گجرانوالہ کی جو تقریر ہے وہ اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد نواز شریف صاحب کے اس ووٹ کو عزت دو بیانیے کے اندر کچھ نرمی آئی، اور اس نرمی میں اچھا یہ جو عرصہ ہے جب نواز شریف باہر چلے گئے اس کے بھی 2-3 فیزز آپ لے لیجئے. ایک وہ فیز ہے جہاں پہ انہوں نے گجرانوالہ کی تقریر کی ووٹ کو عزت دو اور صبح شام
नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने फौज और उसके सरबराह के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन उसके बाद फिर वो वाला फेज भी आया जहां पे उन्होंने जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिलवाया, और ना सिर्फ खुद वोट दिया बल्कि नून लीग की तरफ से जमात इस्लामी से भी राब्ता किया गया। अब ये सेनेटर मुश्ताक साहब का भी इंटरव्यू आया है जिसमें ये चीज ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है कि वो भी इस हद तक चले गए थे कि वो कर रहे थे। अब ख्वाजा आसिफ का हामिद मीर के साथ दिया हुआ एक इंटरव्यू भी बड़ा रेलेवेंट है जो भी कुछ दिन पहले उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा के साथ अपने राबते का 2019 से इख्तराफ किया है, और 2019 से ही उन्होंने बता दिया है, यानी कि इमरान खान की हुकूमत बनने के महज एक साल बाद जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे वो अपने वजीर आजम और अपनी हुकूमत के खिलाफ साजबाज कर रहे थे उस वक्त की जो अपोजिशन और जो एग्जाइल लीडरशिप है उसके साथ। और फिर उन्होंने ये भी वादा किया कि पंजाब में उनको हुकूमत दे दी जाएगी, और फिर ये भी वादा किया गया कि उसके 6 माह बाद यानी कि जून का वादा किया गया था 2020 का कि पंजाब की हुकूमत, और दिसंबर 2020 में उनको फेडरल की हुकूमत दे दी जाएगी। उनका ये कहना है कि हमने ये उनसे ऑफर नहीं ली और एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि हम चाहते थे कि हम दूर रस नताज हासिल करें और इमरान खान को फौज के साथ पक्का लड़ा दें ताकि उनका इक़्तिदार में आने का अगला सिलसिला भी बंद हो जाए। ये खैर वो तमाम साजिशें थी जो अंदर खाना चलती रही, और नवाज शरीफ साहब खैर बाहर बैठे रहे। अब जब नवाज शरीफ साहब ने दोबारा अपने भाई साहब की हुकूमत बनवाई 16 माह की, तो उसमें वोट को इज्जत दो का बयानिया और वो जो एहतसाब की बातें वो सारी खत्म हुई, और इन्हीं जनरल बाजवा के साथ जिनका वो गुजरांवाला की तकरीर में अदा कर चुके थे कि एहतसाब करेंगे, उन्हीं के साथ साथ जोड़ करके पहले इमरान खान की हुकूमत गिराई और फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत बनाई जिसके अंदर शहबाज शरीफ 16 माह के लिए वजीर आजम बन गए। खैर इकॉनमी का जो उन्होंने किया, मुल्क का जो किया वो एक अलग बहस है, लेकिन इसके साथ साथ इस 16 माह में उनका अपना जो सियासी कैपिटल है वो इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ करदा ज्यादतियों की वजह से और अवाम के साथ किए हुए जनरल जुल्म जिसमें महंगाई, मिस गवर्नेंस और तमाम चीजें आती हैं, वो बिल्कुल पॉलिटिकल कैपिटल जीरो हो गया। और अपना पॉलिटिकल कैपिटल दोबारा बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस में दिखाने को तो कुछ था नहीं। अवाम को अगर आप ये याद कराएं कि जी नवाज शरीफ साहब जब 1985 में वजीर आला पंजाब थे तो उस वक्त चीनी कितने की और आटा कितने का मिलता था, वो कोई ज्यादा सेलेबल कमोडिटी नहीं है। लिहाजा जो बयानिया बनाया गया वो एक दफा फिर से फौजी लोगों के एहतसाब का बनाया गया, और फौजी लोगों के एहतसाब के लिए नवाज शरीफ साहब के पास वही अशखास थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया और उसके खिलाफ एक बड़ा खुल के बात की गई, और फिर 2 दिनों के अंदर ही कुछ ऐसी कम्युनिकेट हुई जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ को लंदन में कि उन्होंने अपने बयानिए को एक दफा फिर तब्दील कर लिया। और जब बयानिए को तब्दील कर लिया तो अब वो बयानिया यह बन गया है कि नवाज शरीफ साहब ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अब वो अल्लाह पे छोड़े हुए मामले के साथ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। ऑल्दो मेरी खबरें हैं कि जब नवाज शरीफ साहब ने ये अपना बयानिया तब्दील किया तो उन्हें लंदन में उनकी अपनी ही लीडरशिप ने यह कहा कि अगर आपने अब अपना बयानिया तब्दील किया और पाकिस्तान आने की तारीख भी तब्दील की तो यकीन जानिए कि हम अगले इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े करने के काबिल नहीं रहेंगे। और जिसका एक नजीर आपको कल हुई जलसी में मिलेगा कि कल मरीम नवाज जो हमारे दौरे हुकूमत में भी अच्छे खासे लोग इकट्ठे कर लेती थी और वो गुजरांवाला में भी तकरीरें की, सब कुछ किया, अब वो एक जो उन्होंने अपना बयानिया बार बार तब्दील करते हैं और अवाम में पिट जाने की वजह से और इमरान खान की मकबूलियत की वजह से कल अंदरून लाहौर की एक छोटी सी गली, जिस गली में मैं समझता हूं कि वो इस गली के बारे में, इन गलियों के बारे में वो एक किसी मुसन्निफ ने यह भी लिखा था कि शायद मुश्ताक अहमद यूसुफी का था, मैं गलत भी हो सकता हूं, उनका था कि वो गली इतनी तंग है कि जब उसमें से मर्द औरत एक साथ गुजर रहे हों तो उसमें फिर निकाह जो है वो लाजिम हो जाता है, इतनी तंग गलियां हैं। तो ये उन तंग गलियों में कल एक जलसा किया गया जो पीटीआई पीटीवी पे भी दिखाया गया माशाल्लाह से, और वो जलसा जो था उसने भी इनका जो है वो कली खोल दी कि उसमें सैकड़ों लोग भी इकट्ठे नहीं हो सके। अब ये वजह है वो सारे। अब इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह के ऊपर जब आप जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, इस बयानिए को अब अवाम भी बाय नहीं कर रही, क्योंकि इस एक बयानिए के ऊपर 4-5 यू टर्न ले चुके हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को अपनी जमात से ही हमायत हासिल नहीं है। मैं समझता हूं पूरी जो
नून लीग के अंदर नवाज शरीफ के साथ और उसके कदम, वैसे तो हर बंदा कहता है जी हमारा लीडर नवाज शरीफ है हमारा, लेकिन मासवाए उनकी अपनी साहबजादी मरियम नवाज के, उनको मरियम नवाज को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि वो मनो अन अपने वालिद की कॉपी है और अपने वालिद के नजरियात रखती है और अपने वालिद की हर बात पे लब्बैक कहती है वो सो। लेकिन मासवाए मरियम नवाज के नवाज शरीफ का ये जो बयानिया और जो उनके दिल की आवाज है कि कुछ जर्नैलों का वो एहतसाब करना चाहते हैं फॉर वट एवर रीजन, चाहे उनकी पर्सनल रीजन है, लेकिन उसमें उनको पब्लिकली तो यही है कि वो सिविल बालाबस्ती की बात करते हैं। तो उस बयानिए में मासवाए मरियम नवाज के पूरी पार्टी लीडरशिप में कोई और नहीं है, क्योंकि बाकी जो हैं वो इस हमाम में जिसमें वो हमेशा से इक़्तिदार में आए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो सारे नंगे हैं। तो वो नहीं चाहते कि ये बयानिया बनाया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हैं। आज की सूरत हाल भी यही है कि नवाज शरीफ साहब ने जब बयानिया बनाया उनको यू टर्न करना पड़ा, और अभी भी वो बड़े शशोपंज में मुब्तला हैं कि वो कैसे पाकिस्तान जाके जो अवाम को साथ ला खड़ा कर सकेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा, देखिए, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब सच्चे हैं और अपनी इस बात के ऊपर वाकई ही वो हैं कि वो एहतसाब चाहते हैं, स्पेशली सिविल बालादस्ती के लिए वो उन जर्नैलों का एहतसाब चाहते हैं जिन्होंने अपने आईनी हदूद से तजावुज किया, तो फिर नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले ये प्रैक्टिस बंद करना पड़ेगी कि जिसमें वो हमेशा इक़्तिदार में इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करके आए। अब और दूसरा, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ से भी पीछे हटे। तो उसकी एक मिसाल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। 2007-8 में जब हुकूमत आती है पीपल्स पार्टी की, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने उस जमाने की जो इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल कियानी की, और उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चीज थी, या हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का था, उनके साथ मिलकर उन्होंने आसिफ जरदारी की हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया। और फिर वो खुद दोबारा जब इक़्तिदार में आए तो वो बिल्कुल राजी बरजा हो गए फौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और फिर जब वो दोबारा इक़्तिदार से बाहर निकले तो 2-3 दफा उन्होंने फिर उन्हीं लोगों के साथ डील की जिनका वो आज एहतसाब करना चाहते हैं। अब बात यह है कि आपको अगर ये गिला है कि अवाम आपके साथ खड़ी नहीं है, तो अवाम के पास जाने के लिए फिर आपको इन्हीं लोगों को साथ लेके आना जो है ना वो कबूल नहीं है। आपने अगर अवाम को चाहते हैं तो फिर आज सबसे पहले आप तौबा ताइब हों, आप पूरी कौम को अपना वो इकबाली बयान दें कि जी ये जो माजी में हुआ ये गलत था, और असूली तौर पर आप एक असूली इंसान हैं और आप ये चाहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती हो। तो वो जब यू कम विद क्लीन हैंड्स तो फिर लोग आपके साथ शायद खड़े हो जाएं। उससे पहले तो ये जो अपनी जिसे कहते हैं जाती इस्तेमाल के लिए कभी बयानिया बना दिया तोड़ दिया, वो कोई ज्यादा कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। कल की जलसी के बाद भी मैं समझता हूँ लंदन में इस हफ्ते फिर सर जोड़े जाएंगे और ये सोचा जाएगा और देखा जाएगा कि वापस जाना भी है कि नहीं जाना। वैसे 21 तारीख की टिकटें तो बुक हो चुकी हैं। तो देखते हैं अब इस बयानिए के बगैर नवाज शरीफ साहब के पास बेचने का बयानिया क्या है, और ये जो बार बार तब्दील होता हुआ बयानिया है, इससे नवाज शरीफ की साख को और जो सियासी कद है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, ये आने वाले दिनों पे बार बार वाजे होगा, जिस तरह से कल के जलसे में वाजे हुआ है। तो अब देखते हैं अगले जो 3 हफ्ते हैं जिसमें नवाज शरीफ ने वापस भी जाना है, और इमरान खान साहब के ऊपर जो बड़ा एक हंसी आमेज मुकदमा है साइफर का वो चलना है, और उसके बाद दीगर मुकदमात भी खोल दिए जाएंगे। क्योंकि वो जो एक थर्ड फोर्थ चैनल की कोशिशें तो हो रही थी इमरान खान के साथ नेगोशिएट करने की, वो कामयाब इसलिए नहीं हो रही कि इमरान खान जो हैं वो अपनी जो असूली मौक़िफ़ है उसी पे कायम हैं, और वो यही चाहते हैं कि आज़ाद इलेक्शन हो, और वो कहते हैं कि मेरा फौज और इस्टेब्लिशमेंट से कोई जंग नहीं है। वो नवाज शरीफ की तरह ये भी नहीं कहते कि मैंने किस फौजी का या किस जर्नैल का मैंने एहतसाब करना है, ये उनका बयानिया नहीं है। वो सिंपली बयानिया ये है, वो कहते हैं ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, आइन और कानून के मुताबिक चलें, इलेक्शन करवाएं, जो इलेक्शन जीतता है इक़्तिदार उसके हवाले करें, मेरा किसी से कोई जंग नहीं है, ना ही मैंने किसी से कोई बदला लेना है। अब इन हालात के अंदर देखते हैं, अक्टूबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।